सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को जो प्रॉमिस किया गया था DU LLB के लिए हम लोग एक मैराथन लाएंगे और वो मैराथन आप लोगों के पास आ चुका है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट वीडियो आपका मैथमेटिक्स का ही है। इसमें हम लोग कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, तो उसमें आपको पूरे टोटल 10 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और 10 वीडियोस के थ्रू हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और इस तरीके से करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस देखूंगा और हर एक क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। कुछ आपका छूटेगा नहीं, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ कवर होगा। आपके एग्ज़ाम के लेवल का होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी आगे आप लोगों को मिलेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करें परसेंटेज बेसिक होता है। देखो, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ वो परसेंटेज का सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है, परसेंटेज बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होता है। जैसे DI में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो परसेंटेज हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। दिस इज़ द बेसिक ऑफ मैथ्स। तो इसलिए परसेंटेज से स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक टाइप के रहेंगे एज आई हैव टोल्ड बिफोर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द इनकम ऑफ एज 33 1/3% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। अब जो ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिला है, इस क्वेश्चन में जितने बेसिक रिक्वायर्ड हैं इस क्वेश्चंस के लिए उतना मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आपको मिला है 33 1/3%, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू होता है 1/3, ठीक है। अब ये हमें अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली सॉल्व करेंगे। ये याद नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, बट उससे आपका लेंदी थोड़ा सा हो जाएगा अगर आप फ्रैक्शन में करके नहीं सॉल्व करोगे। तो इसलिए हम लोग फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। अब देखो, दो एंटिटी के बारे में बात किया गया। एक है हमारे पास A, दूसरा है B। अब बोला क्या था, इनकम ऑफ A इज 33 1/3%, दैट इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ B। लेस देन है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाले डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को माइनस कर देते हैं। तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। मतलब A का वैल्यू आ गया 2 और B का क्या होता है, जिससे कम किए बेस वैल्यू, दैट इज द डेनोमिनेटर, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो B का वैल्यू हो गया 3। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए कि लेस देन की जगह मोर देन बोल देता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 4 चला जाता, 3 + 1 4 और ये होता 3। लेकिन लेस देन बोला इसलिए हम लोग माइनस कर दिए। क्लियर। देन हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। देखो, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन लेने का एक रीजन था। जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर हैं उनको लगता है कि 33 1/3% लेस है अगर A B से, तो B भी A से 33 1/3% लेस ही है। ऐसा नहीं होता है। यही चीज के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो B का इनकम A से कितना ज्यादा है। क्लियरली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि B का इनकम A से 1 ज्यादा है। और कितने में ज्यादा है, जिसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है उसको आप लोग हमेशा डेनोमिनेटर में लिखते हो। और फिर परसेंटेज हमें निकालना है तो क्या कर दोगे, इनटू 100, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से ये 50 बार जाएगा तो हमारा 50% करेक्ट आंसर आ गया। किसी एक ऑप्शन में आपको 50% दिखेगा, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं खुद भी रिप्लाई उसमें करूंगा, ठीक है। मुझे वैसे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट रहा होगा। तो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई फॉर्म मतलब थोड़े से डिफरेंट लैंग्वेज करके कई बार पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, है ना। किसी कमोडिटी का कितना प्राइस है उसी से हम लोग, और कितना प्राइस है और उसको हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसको दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे एप्पल मान लो अगर 50 रुपीज़ किलो है, ठीक है, और आप 2 किलो
एप्पल खरीदे, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 100 हो गया, और 100 ही क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, आप सब लोगों को आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी मैं बता दी हूँ, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे, देखो बोला है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 2/3%। अब हम सब लोगों को पता है कि 16 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। अगेन अगर ये आपको नहीं पता है तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप फ्रैक्शन में नहीं लोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब कॉमन फ्रैक्शन वैल्यूज होते हैं, जैसे 33 1/3%, 16 2/3%, 12 1/2%, ये सब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अगर याद नहीं है अभी भी टाइम है, आप लोग याद अच्छे से कर लो। अब बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई दिस %, तो मतलब पहले जो प्राइस था वो कितना था, 6 था, है कि नहीं, बेस वैल्यू ले लिया, और अब वो इंक्रीज हो गया, मतलब और कितना से इंक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ, तो 6 + 1 होके कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 6:7 में हुआ है। प्राइस पहले 6 था, अब 7 हो गया, क्लियर है इतना। एंड द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाई 25%, और जो कंजम्पशन की बात की गई है वो डिक्रीज हुआ है कितना से, 25%। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25%, ये तो आप लोग आराम से बता सकते हो, दैट इज 1/4। इस केस में डिक्रीज की बात की गई है, डिक्रीज हुआ किससे, बेस वैल्यू 4 से, है ना। तो मतलब पहले होगा ये 4 और अब हो गया डिक्रीज, कितना का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज, तो 1 इसमें माइनस कर देंगे तो 4 - 1 गिव्स 3। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो अब हम लोग एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो 6 × 4 गिव्स 24 एंड 7 × 3 गिव्स 21, है कि नहीं। अब यही इसी में जो एक्सपेंडिचर का चेंज हुआ है ये हमसे पूछा गया है। तो एक्सपेंडिचर में कितना का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ है, 24 - 21 गिव्स 3। और कितने में चेंज हुआ, बेस वैल्यू किसको कंसीडर करके, जो इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल क्या था हमारा, 24 था, तो नीचे 24 लिखोगे, भूल से भी 21 नहीं लिखोगे। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, 21 लिख करके जो आप सॉल्व करोगे वो ऑप्शन में डेफिनेटली वो देगा, क्योंकि पता है कि स्टूडेंट से कहाँ मिस्टेक होती है, सो वो गलती मत करना। तो 24 लिखे और परसेंटेज निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए, क्लियर। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8 25, है ना। अब ये 3 2 × 6, तो कितना आ गया, 12.5%, या फिर ऑप्शन में आपको 12 1/2% भी दिया रह सकता है। जिस भी फॉर्म में ऑप्शंस में आपको दिया रहेगा वो आप आंसर कर लोगे, क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसमें होता ये है कि आप जितना अर्न कर रहे हो, सैलरी का जो वो है आपका टोटल अर्निंग है, उसको कुछ फ्रैक्शन में क्वेश्चंस में डिवाइड करके देता है कि ट्रेवलिंग में आपका इतना चार्जेस लग गया, फूड में इतना लग गया, ठीक है, इस तरीके से देता है। और फिर सेविंग आपका जो बचा हुआ परसेंटेज रह जाएगा वो सेविंग हो जाएगा। इनमें से किसी एक का वैल्यू आपको दे देगा और बाकी किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। सो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर डिफरेंशिएशन भी करेगा, तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी। 40% ऑफ हिज सैलरी कितना से, जो भी सैलरी होगा आप लोगों को पता है कि हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो वो जो मैन का सैलरी होगा वो भी तो 100% होगा, तो उसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं 100%, है ना। फ्रैक्शन में कितना होता है, वैसे 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में हर एक को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, परसेंटेज में 100% कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में 100% का वैल्यू देता है। अब क्या बोला है, मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो फूड में ये 40% स्पेंड कर दिया, तो 40% ऑफ 100% इज 40% ओनली, तो हम लोग 40% ही लिख दिया। आगे क्या बोला है, 20% ऑन हाउस रेंट।
तो हाउस रेंट में 20% स्पेंड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कई बार और थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोलता है, ये बोल देता है कि फूड में 40% स्पेंड किया है और हाउस रेंट में जो बचा हुआ है उसमें से 20% किया है। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हो, 100% और 40% उसमें इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना 60%, तो फिर 60% का आप 20% निकालते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, ये जस्ट डायरेक्ट आपको सिंपल बोला है कि ये जो 100% है उससे 20% आपका हाउस रेंट में चला गया। ठीक है, अब बोला 10% ऑन इंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट में आपका 10% चला गया एंड 10% ऑन कन्वेंस, वो जो आने जाने का खर्चा होता था वो सब में इसका 10% चला गया। क्लियर? इफ इज सेविंग एट द एंड ऑफ ए मंथ इज ₹1600 उसका सेविंग दे दिया है ना, देन हिज सैलरी पर मंथ इज। अब जो ये 1600 आपको दिया है ये तो एक्चुअल वैल्यू दिया है, परसेंटेज में कितना सेविंग है ये हमें निकालना पड़ेगा, उसी से तो रिलेट करके फिर हम लोग फाइनल आंसर निकाल पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं हम लोगों का सेविंग क्या है। देखो जितना भी खर्चा होता है उसके बाद जो बच गया उसी को तो सेविंग करते हैं ना, तो जितना भी खर्चा है वो सब एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, अगर इससे इसको माइनस कर दोगे टोटल से तो आपको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। तो वही सेम चीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो 100% में से क्या माइनस करेंगे, 40, 20, 10 और 10, टोटल ऐड किए तो कितना आया, 40 + 20 गिव्स 60, 60 + 10 गिव्स 70, 70 + 10 गिव्स 80, है ना। तो 80% एक्सपेंडिचर टोटल हो गया, बचा कितना, 100 में से 20% बचा, मतलब जो इसका सेविंग हुआ था वो कितना हुआ था, 20% हुआ था, 20% हुआ था और उसका एक्चुअल वैल्यू आपको दिया हुआ कितना है, 1600 है। मतलब जो ये 20% का वैल्यू है वही तो आपको 1600 दिया हुआ है ना। अब पूछा है देन हिज सैलरी पर मंथ, और सैलरी पर मंथ हम लोग परसेंटेज में क्या माने थे, 100% माने थे, मतलब यही 100% का हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर 20% का 1600 वैल्यू है तो 100% का कैसे निकालोगे। देखो एक तो बेसिक कैलकुलेशन होता है, 1600 / 20 × 100 किए, कॉमन सेंस है ना कि अगर ये 20 का 5 टाइम्स है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, है कि नहीं। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, फाइनल 8000 आ गया। क्लियर है? चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा और आगे हम लोग अब मूव करते हैं। ठीक है, चलो। नाउ दिस इज द 4th क्वेश्चन। ओके, सी देखो इसमें क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 36,000। कोई एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन कितना है, 36,000 है। इफ इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years हैंस। अगेन ये क्वेश्चन भी पूछने का अलग अलग तरीका होता है, मैं हर एक चीज एक ही क्वेश्चन से आपको बाकी जो वे होता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें एक तो बोला है कि 16.2/3% पर एनम से 2 साल बढ़ा है ना, 2 बार वो बढ़ा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ देता है कि एक बार बढ़ा है और दूसरी बार किसी रीजन से, जैसे कोविड के रीजन से, है ना, सो दूसरी बार किसी रीजन से वो घट गया है, तो एक बार उसमें बढ़ने वाला घटने वाला भी वैसे भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लगातार बढ़ाई है। ठीक है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज हाउ मच, 36,000 इंटू क्या करेंगे, इफ इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम। अब 16.2/3% का अगेन आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, वो कितना होता है 1/6, और 1/6 से ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या कर दोगे, इसको एड अप करोगे ना ऊपर, तो 1 + 6 कितना होता है 7, नीचे तो बेस वैल्यू एज इट इज रहेगा। कितने बार हुआ ये, 2 बार हुआ है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years हैंस, मतलब 2 बार होने के बाद ही तो हम लोगों का आंसर निकालना है, तो इसको 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अगर बाई चांस क्वेश्चन में जैसा कि मैं बोला था कि अगर नेक्स्ट वाले में डिक्रीज होता तो पहले वाले में तो 7/6 एज इट इज लिखते क्योंकि इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट वाले में क्या कर देते हैं 6 - 1 5/6 कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करेगा तो डेफिनेटली आप लोग
सॉल्व कर लोगे। अब जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है, 6000 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। 7 इंटू 7 49 और रिमेनिंग 3 zeros आर देयर, सो 49,000 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। So next question is question number 5. नाउ यहाँ पे क्या बोला है, इन एन इलेक्शन, कोई एक इलेक्शन है जिसमें अमन एंड सुमन आर 2 कैंडिडेट्स। अमन और सुमन उसमें क्या कैंडिडेट्स हैं जिसको लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो 20% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जितने वोट गए थे उसमें से 20% तो इनवैलिड ही हो गए, मतलब उनका काउंटिंग नहीं हो पाएगा, है ना। सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट्स, सुमन जो वैलिड वोट्स के थे उसका 40% सिक्योर किए। ये नहीं बोला गया कि जितने टोटल वोट थे उसका 40%, जो वैलिड वोट्स थे उसका 40% लिया, ठीक है। एंड वाज डिफीटेड बाय 1600 वोट्स, मतलब इसका डिफीटेड हो गया तो डेफिनेटली अमन का इससे ज्यादा वोट्स आया होगा। कितने से डिफीटेड है, 1600 वोट्स से, दैट मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ दोस 2 पर्सन्स, ओके। नाउ हाउ मेनी इलेक्टोर्स कास्टेड देयर वोट्स, मतलब वैलिड कितना है ये नहीं पूछा गया, कास्टेड देयर वोट्स मतलब टोटल मानेंगे जो 100% था, ठीक है, इंक्लूडिंग वैलिड एंड इनवैलिड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल जो वोट कास्ट किए गए थे उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। क्लियर है। 20% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो इनवैलिड आ गया, कितना आ गया इनवैलिड, 20%। तो जब 20% इनवैलिड हुआ तो हमारे पास वैलिड कितना बचा, जो टोटल थे उससे इनवैलिड को माइनस कर दो, है ना। तो वैलिड हमारे पास कितने बच गए हैं, 80%। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखो। सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट, मतलब जो ये वैलिड वोट था इसमें से 2 लोगों के लिए है, एक है सुमन एक है अमन, और सुमन कितना सिक्योर कर लिया, 40% ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स इज 80%। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 80%। तो 40% ऑफ 80% क्या होता है, 40/100 इंटू 80, ऐसे तो करोगे, 0 कैंसिल हो गया, 32 आया, मतलब सुमन का परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना है, 32 है। अब जब सुमन का 32 है तो अमन का कितना होगा, क्या 100 में से 32 माइनस करोगे, नहीं, 80 में से 32 माइनस करोगे, है ना। सो 80 में से 32 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। क्लियर, 48% हमारे पास आ गया। अब बोला गया है सुमन सिक्योर्ड 40% वैलिड वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय 1600 वोट्स, और उसके बाद ये डिफीट हो गया, क्लियरली डिफीटेड हुई होगा क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ वोट्स अमन से कम आया। और कितना से डिफीट हुआ है, यहां पे डिफीट हुआ है परसेंटेज में कितना, 16% से हुआ है कि नहीं, 16% से हुआ है। और यहां पे वैल्यू कितना दिया 16% का, 1600, तो 16% का वैल्यू आ गया हमारे पास 1600। पूछा गया हाउ मेनी इलेक्टोर्स कास्टेड देयर वोट्स, कास्टेड देयर वोट्स मींस 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 से यहाँ पे 16 कैंसिल हो गया, मतलब 100 आया, है कि नहीं। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे 1 पे 2 0 था और 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो 10,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे अब मूव करते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 20% ऑफ ए नंबर इज 600, देन व्हाट इज 33%, 33 1/3% ऑफ 25% ऑफ दैट नंबर। सी अगेन, अगर आपको इसका वैल्यू पता हो तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे, फ्रैक्शन में अगर वैल्यू पता हो तो, ना पता हो तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो कॉमन वैल्यू होता है इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। सो क्वेश्चन में बोला 20% ऑफ ए नंबर इज 600, मतलब किसी भी नंबर का 20% कितना है, उसका 600 है। तो जब वो एक्चुअल नंबर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका 100% निकालना होगा ना। तो 20% से हम लोग 100% निकाल लेंगे,
फिर से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 से 100 कैसे आता है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इससे भी 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो 5 6 कितना होता है 30, और डबल जीरो बचा हुआ था, मतलब 100% का वैल्यू आ गया 3000। अब बोला है देन व्हाट इज द 33 1/3% ऑफ 25% ऑफ दैट नंबर। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है और इसका पूछा गया 33 1/3%, मतलब 1/3 होता है फ्रैक्शन में, हमें पता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। यही नहीं पता होता तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता। 25% का हमें फ्रैक्शन में पता है वैल्यू क्या होता है 1/4। अब जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है, 1000 हुआ, इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 250 हो जाएगा, है ना। सो फाइनल इसका आंसर क्या आ गया 250। क्लियर है। चलो देखो, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा, एक एडवाइस रहेगा। ये रहेगा कि ऐसा तो है नहीं कि परसेंटेज से आप लोग परसेंटेज को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, है ना। परसेंटेज के बारे में बेसिक तो डेफिनेटली पता है आपको, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होगे। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जब स्लाइड चेंज करता हूँ, सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज करोगे, ठीक है, रोक दोगे वहीं पे, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन मेरा देखोगे, क्या पता मैं सॉल्यूशन में कुछ ऐसा तरीका बता दूं, कुछ ऐसा मेथड बता दूं जो आपके मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम सेविंग हो, है ना। सो वीडियो फिर भी आपको देखना है आंसर आ जाने के बाद भी, और अगर आंसर नहीं आ पाया बाय चांस तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। Now, seventh question. In an office, 55% people like tea and 64% like coffee, है ना। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया गया कि एक ऑफिस है जिसमें 55% लोग टी पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों ही पसंद करते हैं, है कि नहीं, जैसे मैं हूँ। तो वो क्या है, इफ़ 380 नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ, इसमें परसेंटेज आपको नहीं दिया है, इसमें नंबर में दिया हुआ है कि जो 380 लोग हैं उनको कॉफी और टी दोनों पसंद है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। चलो देखो, 100% मानेंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हमेशा 100% ही मानते हैं, है कि नहीं। जिसमें से 55% पीपल लाइक टी, तो जो टी पसंद वाले थे वो कितने थे 55% थे। कॉफी वाले कितने हैं 64%। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ रहा है ये मुझे बताओ, 119% आ रहा है। और ऐसा आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है, और कुछ लोग कितने, सोच के बताओ। टोटल आना चाहिए था 100%, लेकिन आ गया 119%। तो जितना ज्यादा आ गया है उतने लोग ही तो बोथ वाले होंगे, है ना। कितना ज्यादा आया 19% ज्यादा आया, मतलब 19% कौन से हैं, बोथ वाले। क्लियर। और ये 19% का आपको वैल्यू दिया गया है 380 है। और अगर आपको 19 का टेबल याद है अच्छे से तो आपको देखते समझ में आ गया कितना हुआ ये 19 2 जा 38 होता है, तो 1% का वैल्यू आ गया 20। हमें निकालना है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग कितने कंसीडर किए थे 100 कंसीडर किए थे, है ना। तो जब 1% का वैल्यू 20 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 इंटू 100 दैट इज 2000। ठीक है, क्लियर। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे मूव करते हैं। Now this is the next question. What is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360? 15% of 180 में कितना ऐड कर दें so that हमें 20% of 360 मिल जाए। अब इसको सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। ये दोनों हैं कितने, और जितने हैं उस ये अगर कम आएगा तो इसमें क्या कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे ताकि वो वैल्यू हमें मिल रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं।
सो 15% ऑफ 180 बोला है, तो 15% ऑफ 180 मतलब 15/100 इंटू 180। क्लियर? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 9 जा 18, ये था 3 हमारे पास, 9 3 जा कितना हुआ 27। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू 27। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 20% ऑफ 360। अब 20% आप सबको अच्छे से पता है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/5 है ना। तो 20% को हम लोग 1/5 मान लेंगे इंटू 360। इसका वैल्यू क्या आ गया 72। क्लियर? चलो, अब डेफिनेटली ये वैल्यू ज़्यादा आना ही था और हमें दिख चुका है ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा है परसेंटेज में हमसे नहीं पूछा गया, व्हाट इज टू बी एडेड, बस कितना ऐड करना ये बोला गया, परसेंटेज नहीं निकालना है। कितना ऐड किया है इसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, जस्ट सिंपल माइनस कर देंगे, 72 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सी यहाँ पे क्या बोला है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, है ना। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो वो 1 hour 45 minutes 24 आवर्स का कितना परसेंटेज है, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, सो 1 hour 45 minutes को हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को कॉमन करने के लिए आवर को भी हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हमें क्लियरली पता है कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और 45 मिनट्स एडिशनल है। तो 60 + 45 कितना हो जाएगा 105 मिनट्स, है कि नहीं। अब ये पूछा गया 105 मिनट्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, तो कितना परसेंटेज है, तो 105 को ऊपर ले लेंगे। और एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को मिनट में लाना है, तो 24 × 60 मिनट्स हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, इसलिए क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? तो ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 2 5 4 10 हुआ। तो बस इतना ही डिवाइड हो रहा है या फिर और डिवाइड होगा, इतना ही डिवाइड हो रहा है। तो जस्ट सॉल्व करो, 35 5 जा कितना होता है बाई 24। अब हो सकता है आपको ऐसा भी वैल्यू दे या फिर डेसिमल में निकाल करके आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में जो रहे वो डेसिमल में रहे, तो आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर करोगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। रेशियो पूछा गया है, जो आप लोग इक्वेशन सॉल्व करोगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको रेशियो बन के आ जाएगा। देखो कैसे बोला है, 60% ऑफ ए नंबर, तो 60 बोला गया 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ ए नंबर मीन्स 60/100 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए नंबर। हम लोग क्या मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, और अनदर नंबर को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे y। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मतलब x/y का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व करो इसको, 3 ये 20 जा जाएगा, 25
टाइम्स, है ना। सो 4x इक्वल टू क्या हो गया 5y, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। और इसी से हमारे रेशियो बन जाएगा, क्या हो जाएगा x, ये नीचे जाएगा तो y हो जाएगा, और ये 5 है और ये वाला हमारा नीचे चला जाएगा राइट साइड जाके, तो 5/4। रेशियो क्या बन जाएगा 5:4, है ना। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो ये क्वेश्चंस एक लाइन के ही होते हैं, लेकिन एक लाइन में ही इतना अजीब लगता है पढ़ने में कि स्टूडेंट इसको जनरली स्किप कर देते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चंस स्किप करने वाले डेफिनेटली नहीं रहते हैं, बस पढ़ने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा। लेकिन वंस यू हैव रिटन दिस सेंटेंस इनटू ए मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखो क्या बोला, 91% ऑफ ए, 91% ऑफ ए इज इक्वल टू 39% ऑफ बी। परसेंटेज को मैं चेंज नहीं किया, डिवाइड बाय 100 नहीं किया, क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो 91 ए इज इक्वल टू 39 बी आ गया है, तो इससे ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 39b बाई 91, ठीक है। और बोला b इज x% ऑफ ए, b इज x% ऑफ ए। अब देखो यहां पे b इज इक्वल टू x% ऑफ ए बोला है, तो ये जो इक्वेशन है इसको भी आप लोग b के फॉर्म में ले आओ, तो इसमें b का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे b इज इक्वल टू 91/39 ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब बोला b इक्वल टू x% ऑफ ए, और यहाँ पे दिया b इज इक्वल टू 91/39 ऑफ ए। तो क्या ये, अगर ये दोनों को अगर हम लोग रिलेट करें तो ए सेम है, बचा इसमें 91/39 और इसमें क्या बचा x%। इसका मतलब क्या हुआ, x% का ही वैल्यू क्या कितना आ गया 91/39, है कि नहीं। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद पता चल गया। पूछा क्या गया है, देन द वैल्यू ऑफ x। अब ये x परसेंटेज है, लेकिन हमसे पूछा गया x, तो क्या कर दोगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 91/39 इंटू 100, सो 91/100/39 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। देखो कोई एक नंबर है जिसके कंपैरिजन में किसी दो नंबर के बारे में बताया गया है, वो नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता है, उसके पता होने की जरूरत नहीं है। बोला क्या है, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30%, मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा 30% लेसर होगा। तो जो वो नंबर से हम लोग कंपेयर करें उसको क्या मान लोगे 100% कंसीडर कर लोगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, इस आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30%, तो फर्स्ट नंबर 30% लेस है, तो मतलब वो नंबर कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा, है कि नहीं। वो नंबर कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि 30% लेस है, तो इससे 100 माइनस 30 कर दिए तो कितना आ गया 70%। और दूसरे के बारे में क्या बोला है, एंड 37% रेस्पेक्टिवली, मतलब दूसरा वाला क्या है 37% लेस है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 63% आ गया। अब पूछा है द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ये जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर से कितना लेस है
ये हमसे पूछा गया। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? कितना लेस यहाँ पे दिख रहा है, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। किससे लेस पूछा गया है? 70% से पूछा गया ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा और इंटू 100, तो ये जाएगा 10 टाइम्स, और ये जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10%, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 10% हो गया। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या बोला है? ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। इफ सी इज 30% मोर देन डी, देन बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी? अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन सीख लो, इसी से बाकी सब क्वेश्चंस भी आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। क्या बोला है? ए इज 25% मोर देन बी, है ना। ए का कंपैरिजन बी के साथ हुआ है, लेकिन फिर आगे देख लो बी का कंपैरिजन किसके साथ हुआ? सी के साथ। और फिर देख लो सी का कंपैरिजन डी के साथ हुआ। मतलब अल्टीमेटली 100% हम लोग किसको मानेंगे? डी को मानेंगे। ठीक है, 100% डी को इसलिए माने हैं क्योंकि डी के कंपैरिजन से ही बाकी सबके वैल्यू आपके निकल के आएंगे। देख लो कैसे। सबसे पहले जो नंबर्स थे वो मैं लिख देता, जो लेटर्स है हमारे पास वो लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी। डी को मान लिया हम लोग 100%, डी को हम लोग मान लेते हैं 100%। क्लियर? और फिर सी के बारे में क्या बोला था? इफ सी इज 30% मोर देन डी, 30% अगर इससे मोर है तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। क्लियर? एंड बी इज 40% लेस देन सी, बी क्या है? सी से 40% लेस है। अब ये आपको निकालना होगा, कैसे निकालोगे? अगर 40% लेस है मतलब कितना होगा? 60% होगा, तो 60/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 78 आ गया। क्लियर? उसके बाद बोला ए इज 25% मोर देन बी, 25% मतलब कितना होता है? 1/4, और 1/4 मोर बोला है ना, तो ये जब ऊपर होगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5/4 ऑफ कितना कर दोगे? 78। कितना आ जाएगा आंसर? कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 2 4, तो ये आपके पास निकल के आ गया 195/2। चाहो तो इसको पॉइंट में लिख लो, डेसिमल में। 97.5 आ गया। क्लियर? अब हमसे पूछा गया देन व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है, तो ए और डी का हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने पे क्या पता चला? 100 माइनस 97.5 कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। और किससे कंपेयर करोगे? नीचे बेस वैल्यू में क्या कंसीडर करोगे? डी को, दैट इज 100 को, और इंटू 100 ही कर दोगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.5% हमारे पास आ जाएगा, है ना। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है? इन ए ट्राइंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 66 2/3%, देन हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी डिक्रीज्ड सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें एरिया ट्राइंगल का एरिया के बारे में बात की गई है, तो ट्राइंगल का एरिया हम सबको पता है क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 क्या है? कांस्टेंट नंबर है। सो ट्राइंगल का एरिया अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है? बेस और हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना। बोला बेस इज इंक्रीज बाय 66 2/3%। सबसे पहले तो ये जान लो कि 66 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 1/16 होता है ना। सो बेस इज इंक्रीज बाय 66 2/3%, मतलब बेस पहले कितना हुआ होगा? 16 हुआ होगा,
अब इंक्रीज हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज, तो 16 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया। नाउ देन हाउ मच % हाइट शुड बी डिक्रीज सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये जो हाइट होगा उसका रेशियो क्या होगा, इसके रिवर्स में होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो ये एरिया है वो हमारा सेम आना चाहिए। सेम तभी आएगा जब ये रेशियो को आप इन्वर्स करके लिखोगे। देख लो यहाँ पे अगर 17 ले लिए, 16:17 था तो 17 × 16 ले लिए, तभी तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 16 × 17 दिख रहा है, 17 × 16 दोनों वैल्यू सेम आएगा ना, तो इसलिए इसको 17:16 कंसीडर करना पड़ा। ठीक, अब पूछा गया है कि देन हाउ मच % हाइट शुड बी डिक्रीज। हाइट डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है, कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ। कितने में डिक्रीज हुआ, पहले इनिशियल वैल्यू कितना था, 17 था, तो इसको ये कर दिए और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 100/17% आपका फाइनल आंसर आ गया। अगेन अगर आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे वैल्यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर इज चेंज्ड बाय 40% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज रेस्पेक्टिवली, देन वी गेट 14% ऑफ, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। ठीक है, सो तो इसमें एक माइनर सा करेक्शन है, वो ये है कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा। क्लियर? देन वी गेट 14% ऑफ 16/21, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगेन ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पहले बताया था। सेंटेंस आप पढ़ोगे तो डिफिकल्ट फील होगा, एग्जाम में शायद आप लोगों में से 50% लोग तो छोड़ देंगे, लेकिन जब यही सेंटेंस को आप मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक बार लिख लिए तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बोला है फ्रैक्शन इज सच दैट, फ्रैक्शन होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो x/y हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? x/y कंसीडर कर लिए फ्रैक्शन को। इफ डबल ऑफ द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर को सबसे पहले डबल किया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, एंड द ट्रिपल ऑफ द डेनोमिनेटर, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स डेनोमिनेटर का, तो y मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इज चेंज्ड बाय 40% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब न्यूमरेटर के लिए 40% इंक्रीज हो गया और डेनोमिनेटर के लिए 30% डिक्रीज हो गया। सो जब 40% इंक्रीज होगा न्यूमरेटर तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। क्लियर? और डेनोमिनेटर जब डिक्रीज होगा 30% तो वो कितना रह जाएगा, 70%। ऐसा होने के बाद देन वी गेट 14% ऑफ 16/21। 14% मीन्स 14/100 ऑफ 16/21। मतलब ये जो आपको 3 लाइंस के सेंटेंस दिख रहे थे वो हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए, और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। हमसे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, इट मीन्स x/y का वैल्यू हमें निकालना है। जस्ट सॉल्व करो, परसेंटेज कैंसिल हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 140। इधर देखोगे तो 2 2 4 हो गया, और 4 × 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। नीचे ये 3 बचा हुआ है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा किससे, 21 से, तो 3 7 21 आ गया। और कुछ बचा है हमारे पास, हाँ इधर देखो, ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स, और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 14। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा है बस 2 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 25। इसका मतलब x/y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 25, 2/25, और यही वैल्यू हमसे एग्जामिनर पूछा है। क्वेश्चन जो है इसमें यही पूछा गया है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, बट बिलीव मी अगर ये 15 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, डेफिनेटली ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये 15% जो 15 क्वेश्चन है, इसी में कुछ ना कुछ वेरिएशन करके वो एग्जामिनर देगा। ठीक है,
बिल्कुल इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। और जो 15 क्वेश्चंस थे ये मैं आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही लिया हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सो वैसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस वाज इट, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।